सो आज हमारा वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम रेंज ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने इतना पढ़ा जिससे हमने सीट और वर्क फाइल के ऊपर काम करना सीख लिया। अब हम बात करते हैं रेंज के ऊपर। ठीक है, तो रेंज क्या करता है वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में? तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेंज की कॉलिंग मेथड को समझेंगे। रेंज की कॉलिंग मेथड, जैसे मुझे कहीं पे क्लिक करना है, जैसे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए हम तीन तरीके यूज करेंगे। जैसे रेंज में हमने यहाँ पे दे दिया A1 डॉट सेलेक्ट एक्टिवेट दे सकते हैं। मतलब एक सिंगल सेल रेंज A1 B1 हम यहाँ पे डाल, जो भी एड्रेस से डालेंगे उसको सिलेक्ट, उस पर कर्सर मेरा चला जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम यूज करेंगे सेल्स में हमने दिया 1,1 और यहाँ पे दिया डॉट सेलेक्ट 1,1 डॉट सेलेक्ट, मतलब कि R1C1 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। तीसरा तरीका है कि अगर एक सिलेक्टेड एरिया है तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। एक सिलेक्टेड एरिया को क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। और एक एक्टिव सेल को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्टिव सेल। एक्टिव सेल। तो इस सिलेक्शन का ये हमारा डेटा रेंज को कॉल करने का ये तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और डालिए कि अगर मैंने यहाँ डाला कि रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, या एक्टिवेट भी डाल सकते हैं। सिंगल सेल के लिए सिलेक्ट और एक्टिवेट भी डाल सकते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा जो एक्टिव शीट है उसके A1 पे कर्सर चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए सीट 2 के A1 पे चाहिए, तो पहले आपको सीट का कॉलिंग मेथड जो कि लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उस कॉलिंग मेथड के जरिए पहले आपको सीट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहां पर डालेंगे रेंज C2 डॉट सेलेक्ट, तो ये डालना पड़ेगा। अब ये आपके एक्टिव फाइल के, जो एक्टिव फाइल बुक 1 है, उस बुक 1 के C2 में चला जाएगा। लेकिन मेरे पास एक और फाइल खुला हुआ है बुक 2, उस बुक 2 के C3 पे जाना, पेश करना है आपको। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा वर्क बुक्स, और पहले आपको बुक 2 को एक्टिवेट करना पड़ेगा। बुक 2 डॉट एक्टिवेट, और उसके बाद फिर आप उसके शीट्स पे जाएंगे, ये जो कोड है वो कोड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको एक सेम फाइल के सेम सीट में अगर आपको चाहिए तो आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। आपको सेम फाइल के अंदर किसी पर्टिकुलर शीट पे चाहिए तो आप ये इस्तेमाल करेंगे। सर यहाँ एक्सटेंशन पास नहीं करेंगे इसमें? बुक 2 में एक्सटेंशन आई थिंक देना पड़ेगा। नहीं, एक्टिवेट अगर करते हैं तो यहाँ पे एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। आप दे भी सकते हैं, ठीक है, नहीं भी दे सकते। ओके, अगर जिस एक्सटेंशन का फाइल खुला है उस एक्सटेंशन है, कोई और जैसे CSV वगैरह है या फिर XLSM वगैरह है तो डालना पड़ेगा। XLSX है तो डालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करने का तरीका। एक रेंज अगर डेटा है उसको कैसे सिलेक्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हम ऑटोमेशन करते समय इसका यूज करेंगे। क्योंकि बगैर डेटा सिलेक्शन किए हुए ना हम कॉपी कर सकते हैं, ना पेस्ट, ना फिल्टर, ना पिवट, नथिंग। सो डेटा सिलेक्शन इज द इंपॉर्टेंट, राइट? एक कोड मैं आपको भेज देता हूं। अब यहां पे बात करते हैं, एक रेंज को सिलेक्ट करने का दो तरीका होता है। पहला हम डालते हैं रेंज A1 से लेके आपका है H90 जो एक्सेल का मेथड है। एक्सेल के फॉर्मूले वगैरह में डालते हैं ना। अब यहाँ पे सिलेक्ट होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे एक्सेल के अंदर में कोई फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो यही रेंज लेते हैं ना, इस तरह का सेम तरीके का रेंज जो है आप VBA में भी डाल सकते हैं। दूसरा, एक VBA का भी अपना कंसेप्ट होता है।
कि रेंज A1 से लेके यहाँ पे H90, मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग क्या डाले, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, मतलब वो पहले यहां सेलेक्ट करेगा, शिफ्ट को होल्ड करके यहां सेलेक्ट करेगा, पहले यहां सेलेक्ट जाएगा, शिफ्ट को होल्ड करके इसको देगा। ठीक है सर? यस। तो ये आ गया इसका। अब मुझे मान लीजिए कंट्रोल A करके सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। करेंट रीजन क्या करेगा, कंट्रोल A प्रेस कर, लेकिन बीच में अगर ब्लैंक वगैरह हुए तो प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे केस में हम सीट रेफरेंस देंगे, जैसे सीट 2 पे हूं मैं, क्या लिखूंगा, सीट 2 डॉट यूज्ड से रेंज डॉट सेलेक्ट। ठीक है, यूज्ड रेंज डॉट सेलेक्ट। तो जितना भी एरिया सिलेक्टेड होगा उस एरिया को ये सिलेक्ट करके दे देगा। क्लियर है? तो डायनेमिकली सिलेक्ट करने का ये तरीका है। अब कर्सर मूव करने का क्या करें, जैसे मुझे कर्सर को सबसे लास्ट में ले जाना है, तो यहां पे A1 डॉट एंड एक्सलेस डाउन, एक्सलेस डाउन नहीं, डाउन होगा ना, एक्सलेस अप कर दिया, एक्सलेस डाउन डॉट सेलेक्ट। तो ये सीधे कर्सर को कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करके नीचे ला देगा। इसी तरह से इसमें आप लेफ्ट राइट अप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिलेक्शन के साथ चाहिए, तो इसके लिए हम ए वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ दो कोड को आपस में मैच करेंगे। हम लिखेंगे कि रेंज A1 स्टार्टिंग है और एंडिंग के लिए हमने डाला रेंज A1 से डॉट एंड, और यहाँ पे एक्सल 2 लेफ्ट कर दिया, और फिर करेंगे डॉट सिलेक्ट। ये क्या करेगा कि यहां से कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट में चला जाए, फिर वापस यहां डालूंगा, टू राइट होगा, टू राइट होगा, यस, नहीं उल्टा होता है, लेफ्ट होता है सही, हाँ टू राइट होगा, सॉरी मेरी गलती है, एक्सल 2 राइट, हमेशा लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होता हूं मैं। ठीक है, और फिर हम यहां डालेंगे रेंज सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड, और यहां पे एक्सल 2 डाउन, और फिर सिलेक्ट कर। तो ये दोनों को डेटा को सिलेक्ट कर, ओके कैसे किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। तो यहां पे हमने दो कोड को मर्ज किया, इस वाले मेथड को अप्लाया। स्टार्टिंग मुझे A1 पता था, लास्ट मुझे नहीं पता, तो हमने यहां से लिया। ठीक है, दूसरा यहां पे आता है कि कई बार हमारा डेटा में पता नहीं होता है कि वो ब्लैंक है या नहीं है, तो एक तरीका और अपनाते हैं हम, जो है हमें सबसे लास्ट में जाना है। अब इस कोड को यूज करेंगे तो लास्ट में जाने के लिए ये श्योर होना चाहिए कि इसके ऊपर कहीं ब्लैंक ना हो। अगर ब्लैंक है तो एक कोड आपको लास्ट में नहीं पहुंचाएगा, वो ब्लैंक से पहले पहुंचाएगा। सो एक तरीका हम यूज करते हैं कि रेंज A1 A65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट सिलेक्ट। ये क्या करेगा कि ये सबसे पहले ये 65,000, अब 65,000 से आप 10 लाख भी जा सकते हो। मेरी हैबिट 65,000 लिखने की है, क्योंकि मैं 2003 से एक्सेल यूज कर रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं VB यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे 65,000 ही हुआ करते थे, तब से मेरी हैबिट बनी हुई है। देखिए आप यहाँ पे 10 लाख भी ले सकते हैं। फिर मोटिव ये है कि आप सबसे नीचे जाएं, फिर कर्सर के साथ सबसे ऊपर आए, तो आपका कर्सर वहीं रुकेगा जहां आपका लास्ट ऑफ डेटा है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ले लूंगा R इक्वल टू यहां पे रो, हमने इसकी क्या ले लिया, रो ले लिया, रो। उसके बाद इस वाले कोड को यूज करूंगा मैं, दिख रहा है इस पर कोड, इससे मैं कॉलम ले लूंगा, फिर C इक्वल टू यहाँ पे
डॉट कॉलम डॉट कॉलम। तो मुझे लास्ट का रो एंड कॉलम दोनों मिल गया। अब मैं इसी मेथड को यूज करते हुए और साथ में सेल को भी लूंगा, जो मैं थोड़े पहले बताया आपको। तो मैं यहाँ लूंगा रेंज। रेंज में स्टार्टिंग पोजीशन A1 जो कि फिक्स है, एंडिंग पोजीशन में हमने बोला कि सेल्स आर रो एंड सी कॉलम डॉट सिलेक्ट। इससे आपका पूरा डायनेमिक डेटा सिलेक्ट। तो सिलेक्शन के इतने मेथड है, इसमें से जो आपके काम के अकॉर्डिंग है उसको आप यूज कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन सिलेक्शन में चंदन जी? नो सर। सर अगर कॉलम में अगर ब्लैंक रहे तो कैसे सिलेक्ट? हाँ, एक तो यहाँ पे जो हमने A1 किया है इसके जगह पे हम कर देंगे XFD। ठीक है, क्या कर देंगे? XFD। लास्ट वाला 1 और यहाँ 2 राइट के जगह पे 2 लेफ्ट हो जाए। तो ये क्या करेगा, यहां से लास्ट में आएगा, यहां से चलेगा लास्ट में आएगा और इसका कॉलम नंबर ले लेगा। समझ गए? या फिर सबसे अच्छा, इतना तिगड़म करने की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा आप इसका यूज करें, यूज रेंज। बट इसमें प्रॉब्लम होगा कि अगर फालतू कहीं डेटा उटा डला हुआ है तो वो भी ले लेता है। अगर डेटा नहीं डला हुआ है, सिंपल है, तो आप इसी का यूज करें। ठीक है? यस। चलिए, तो सिलेक्शन का टॉपिक हम खत्म कर दिए। अब हम बात करते हैं डेटा टाइपिंग। ठीक है, फिर हम प्रोजेक्ट भी करेंगे आज। जैसे सब्जेक्ट हमने यहाँ पे RR देते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ टाइप करना है। टाइप करने का कोड क्या क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, मान लीजिए कि हमने लिख दिया नहीं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेंज B1, हम डॉट ना लगाएं फिर भी हम करेंगे तो डाल देगा। या फिर हम लिख सकते हैं रेंज C1 और यहां पे लिखते हैं डॉट फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला और इक्वल टू मार्क्स। तो तीनों में कोई फर्क नहीं, मैं डेटा डालते समय कोई फर्क नहीं है, तीनों में डेटा डाल देगा। फर्क कब होता है? जब किसी और सेल से डेटा चाहिए। जैसे H1 पे 100 डला हुआ है, इस H1 का डेटा मुझे D1 पे लाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा जो रिसीवर है जिस पे डेटा आएगा वो डालूंगा कि D1। अब D1 के रिसीवर के आगे आप डॉट वैल्यू लगाइए, डॉट फॉर्मूला लगाइए या कुछ भी ना लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गिवर है जहां से वैल्यू आ रही है, जो H1, उसके ऊपर अगर आपने डॉट वैल्यू लगाया तो क्या होगा? डॉट नहीं, डॉट वैल्यू लगाया तो अगर इसके अंदर फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला डाला 120 है, तो सीधे 120 नंबर लेके आए। समझे? इससे कोई मतलब नहीं इसके अंदर क्या लगा। लेकिन जब इसको डॉट वैल्यू के जगह पे डॉट फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, तब क्या होगा कि इसके अंदर का जो फॉर्मूला है ना वो उठ के आएगा। समझिए? तो किसी सेल पे वैल्यू, अब मान लीजिए मुझे C1 के A1 पे डालना है, तो जैसे कि सिलेक्शन के लिए हमें अलग अलग किया था, यहाँ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे लिखूंगा शीट्स, शीट्स में शीट का कॉलिंग मेथड दूंगा कि C1 डॉट, यहाँ पे दूंगा रेंज A1 डॉट वैल्यू। अब इसके आगे किसी और सेल का रेफरेंस दे दीजिए या फिर डेटा दे दीजिए यहाँ पे। समझ में आया? तो C1 पे जाके डाल दो। लेकिन C1 पे नहीं, मुझे बुक 2 के C1 पे चाहिए। तो यहाँ आपको यहाँ पे देना है कि शीट्स, सॉरी, वर्क बुक्स। अब यहाँ आपको एक्सटेंशन देना जरूरी पड़ेगा बुक 2 का। ठीक है, सिर्फ क्या बोलते हैं, एक्टिवेट करते समय डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देंगे शीट्स और शीट्स के अंदर देंगे हम sheet 2 dot range A1 dot value।
और इसके अंदर जो देना दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको टाइप करने के 4 मेथड है जो मैंने बताया। किसी सेल से किसी और सेल पे वैल्यू डालने का ये मेथड है, ये बताया। किसी पर्टिकुलर सेम फाइल के पर्टिकुलर शीट पे डालने के लिए है। किसी पर्टिकुलर फाइल के पर्टिकुलर शीट पे डालने का कोड एरा। तो सेल में कैसे वैल्यू टाइप करते हैं समझ में आया। अब हमारे पास दो प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट करते हैं, फिर हम एक और कंसेप्ट करेंगे, राइट द फॉर्मूला इन द सेल। ओके, लेकिन उससे पहले एक प्रोजेक्ट करेंगे आपके सामने। एक छोटा सा मैं फॉर्म बनाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, सिटी। आपको अच्छा सा फॉर्म बनाना होगा, ध्यान रखिएगा, मार्क्स। ठीक है, और एक छोटा सा हम फॉर्म बना, अब मुझे यहाँ एक बटन क्रिएट करूंगा, उस बटन पे होगा, ये हो जाएगा मेरा फॉर्म। क्या हो जाएगा? फॉर्म। फॉर्म के बाद ये हो जाएगा मेरे पास डेटा शीट। क्या हो जाएगा? डेटा शीट। और डेटा शीट पे मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए एसआईडी, एक ऑटोमेटिक सीरियल नंबर, देन आज का डेट, आज का टाइम, देन नेम, देन सिटी एंड यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, तो बाकी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक एक के नीचे एक के नीचे, जैसे फॉर्म हम सबमिट भरेंगे, सबमिट करेंगे, ऑटोमेटिक इसके अंदर एक के नीचे फिल होता चला। अब यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं वेरिएबल। अभी तक हमने आपको वेरिएबल नहीं पढ़ाया था, हम वेरिएबल करते हैं। सबसे पहले मुझे एक शीट से दूसरे शीट पे भेजना है, तो मैं यहाँ पे एक असाइन करूंगा कि डिम, यहाँ पे फॉर्म एज ए वर्कशीट। वर्कशीट तो हमने बोल दिया कि फॉर्म जो है वर्कशीट माना जाए। ठीक है ना, जैसे ब्रिटिश ने बोला कि मोहनदास करमचंद गांधी आज से महात्मा गांधी कहलाए, उसी तरह से मैंने यहां बोल दिया कि फॉर्म जो है आज से वर्कशीट कहलाए। लेकिन कौन सा वर्कशीट? तो उसके लिए मुझे सेट करना पड़ेगा कि सेट फॉर्म इक्वल टू, हमने डाला शीट, यहाँ पे शीट्स, और शीट्स के अंदर हमने डाला फॉर्म। तो अब जो है मुझे कहीं भी एक इतना लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर्म लिख दो। ठीक है, उसी तरह से मैंने एक और लिया कि टिम dt एज ए वर्क शीट, और यहां पे हमने बोला कि सेट dt एज ए शीट dt इक्वल टू शीट्स, और इसके अंदर डेटा। ठीक है, तो मुझे ये यूज क्यों करते हैं? ताकि बार बार मुझे इतना लंबा कोड ना लिखना पड़े, हम एक सिंपल सा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे जाना है डेटा शीट के यहां पे पहुंचना। कैसे पहुंचेंगे? तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिलेक्शन मेथड बताया, उसकी मदद से कैसे हम लिखेंगे कि रेंज A65000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट। अब यहाँ पे अब क्या करेगा? यहाँ पे एक ऑफसेट समझ लीजिए, यहाँ ऑफसेट का एक नया कंसेप्ट आ रहा है कि ऊपर गया कर्सर, मुझे कर्सर को एक रो नीचे लाना है, एक रो नीचे लाना है। तो ऐसे केसेस में हम ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑफसेट यहाँ पे 1 रो एंड 0 पर, और किसके अंदर? तो हमने बोला dt के। तो एक कर्सर कहां पहुंच गया? एक कर्सर यहां पर। लेकिन मैं एक काम और करता हूं, मैं रेंज भी डिफाइन कर लेता हूं। मैं लिखता हूं r एज ए रेंज। ठीक है, तो यहां पे लिखा कि सेट r इक्वल टू एरा। तो मुझे डेटा कहां डालना है वो r से पता चलता है, मुझे हर बार इतना लंबा लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले आईडी क्रिएट करना। तो आईडी कैसे क्रिएट करें कि यहाँ पे कोई आईडी डला हुआ है यहाँ पे, तो कैसे क्रिएट होगा? 1 2 3 कैसे क्रिएट होगा क्या? तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे
मैक्स का मैक्स फॉर्मूला बताएगा कि भाई अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा तो 1 आएगा, 2 डालूंगा 2 आएगा, तो हर मैक्सिमम नंबर मुझे यहाँ मिलता रहे। तो मैं वही करूंगा। अब यहाँ पे मुझे एक आईडी क्रिएट करना है, तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा। वो आईडी जो है बड़ा हो सकता है, इसे लिखूंगा डिम आईडी एज ए, हमने लॉन्ग मतलब विदाउट डेसिमल और बड़ा नंबर। ठीक है, जब भी एक बड़ा नंबर और विदाउट डेसिमल हो, आप लॉन्ग का डिफाइन करें। क्लियर है? तो यहां पे हमने बोला कि आईडी इक्वल टू, अब हम देंगे कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स। अब क्यों किया? क्योंकि मैक्स फॉर्मूला एक्सेल का फॉर्मूला और वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा। अब कैसे पता चला डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेगा? मैं यहां पे जस्ट मैक्स लिख के ब्रैकेट ओपन करूंगा तो नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया, इसका मतलब है कि फॉर्मूला सपोर्ट नहीं कर रहा। बट मुझे जरूरत है तो अब एक्सेल के फॉर्मूले को भी वीवीए में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे इस तरह से लिखना होगा कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स। अब इसके अंदर मुझे पूरा का पूरा कॉलम चाहिए सीट का। तो अब मुझे लिखना कैसे लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा कि dt डॉट रेंज a बाई a। ठीक है, इस तरह से। या फिर मैं यहां लिख सकता हूं एक चीज और लिख सकता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं? आर, क्योंकि आर भी तो सेम एक कॉलम का है लेकिन एक पर्टिकुलर सेल है, या लिखेंगे आर डॉट एंटायर कॉलम। ए भी ले सकते हैं। समझ में आया? तो दोनों में से कोई यूज करें। तो अब यहां पे मुझे डेटा डालना है, तो मैंने बोला आर डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने क्या डाला? आईडी प्लस 1। क्या डाला? आईडी प्लस 1। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं तो डेटा यहां पे एक आ जाए। 1 आ गया ना सर यहां पे। अब यहां पे डेट डालना है, तो मैं यहां अब आगे जाना है मुझे, मतलब कि जिस सेल में मैं आईडी लिखा उसी की अगली कॉलम है, तो हमने यहां पे ऑफसेट यूज किया। मैं ऑफसेट यहां भी यूज करूंगा, आर डॉट ऑफसेट, और यहां पे डालेंगे 0 रो, मतलब सेम रो एंड अगली कॉलम डॉट 1 डॉट वैल्यू, यहां पे हो जाएगा डेट। क्या हो जाएगा? डेट। अब इसको डिलीट करके एक बार और रन करके दिखाता हूं मैं। डेट आ गया। सेम मुझे इसके आगे टाइम चाहिए, तो मैं यहां पे कॉपी किया और यहां पे, सॉरी इसी को कॉपी करता हूं। अब इसमें मैं डालूंगा दूसरा नंबर कॉलम और यहां डाल दूंगा टाइम। ठीक है, यहां देखिए टाइम आ गया। अब जो नेम है वो नेम मुझे यहां B3 से चाहिए, तो यहां पे 3 नंबर कॉलम और नेम के लिए हमने बोला फॉर्म, कि फॉर्म सीट का रेंज B3 डॉट वैल्यू, और इसी को कॉपी करके 2 बार और पेस्ट कीजिए। ये चौथा नंबर, ये 5वां, और यहां पे B3 की जगह पे B6 है ना, और B9। अब जो है मुझे इसको खाली भी करना है, तो मैं लिखूंगा कि फॉर्म डॉट रेंज, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में। अब मल्टीपल सेल सिलेक्शन की देख लीजिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप इस तरह से मल्टीपल सेल सिलेक्ट करना है, तो मैं उस सारे रेंज को इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा के साथ लिख दूंगा। B3 B6 B9, और यहां पे लिखूंगा डॉट क्लियर कंटेंट्स, मतलब कि इसको डिलीट प्रेस करो। याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। ठीक है, और फिर यहां MSG बॉक्स में हमने लिखा यहां पे डेटा हैव सेव। ठीक है, अब यहां पे फिर डेटा वो खाली करता हूं, फालतू की चीज हटा देता हूं। अब यहां हम क्या करेंगे? यहां देंगे नेम पूजा, सिटी पुणे, और मार्क्स 500। अब ये इस माइक्रो को रन करने के लिए यहां एक बटन चाहिए, तो मैं डेवलपर टैब के अंदर गया,
इसके अंदर इंसर्ट, इसमें होता है आपका ये फॉर्म कंट्रोल, बटन्स होते हैं। इस बटन को लिया और ड्रैग किया। जैसे बटन ड्रैग करेंगे मुझसे पूछेगा असाइन मैक्रो, आर को सिलेक्ट करके मैंने असाइन कर दिया और इसके ऊपर मैंने दे दिया नेम सेंड। क्या कर दिया? सेंड। अब मैं जैसे इसको सेंड करूंगा मैसेज, एक मिनट देखो कहीं प्रॉब्लम आ गई। वैल्यू 5 सर, लास्ट वैल्यू 5। नहीं उससे मतलब नहीं है, ए कुछ और। अच्छा ओहो, यहाँ पे क्या है? आर डॉट ऑफसेट, एक मिनट, बाकी डेटा चला गया, बाकी अच्छा पहुंच गया। इसमें लिखा हुआ है 5। नहीं ये नंबर से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं। नहीं सर, आगे आगे आगे। हाँ, यही दिक्कत। अब मुझे दिक्कत क्यों आ गया? ठीक है, ऐसे हो गया, डेटा आ गया। अब मुझे दूसरा फॉर्म भरना है। इसे लिखा ओम, सिटी में लिखा पुणे और मार्क्स लिखा। ओके, चला गया। अब बताइए इस कोड में क्या कंफ्यूजन है? चंदन जी, प्रदीप जी, प्रशांत जी, सबको बोलना। तो कंफ्यूजन मैं समझा देता हूं कि मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, एक dt नाम का वेरिएबल। अब dt के जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, डेटा, डेटाबेस, कुछ भी लिख दीजिए। इस तरह फॉर्म के जगह पे, आर के जगह पे, आईडी जगह पे, ये आपके अपने नाम है। तो आपने जैसे एक एरिया को डिफाइन नेम करते हैं ना, यहाँ पे होम पे जाके फॉर्मूला बार में डिफाइन नेम करते हैं ना सर, करते हैं, इसका नाम कुछ भी डालते तो वो नाम हो जाता है। सेम उसी तरह से हमें प्रोग्रामिंग के समय वेरिएबल चाहिए, नहीं तो क्या होता कि इतना लंबा लाइन को मुझे यहां लिखना। समझ में आया सर? दोनों तरफ तो बड़े बड़े लंबे लंबे लाइन हो जाते हैं और काफी ज्यादा स्लो भी होता। इसलिए हमने दो वर्कशीट, क्योंकि दो वर्कशीट पे काम हो रहा है, इसलिए दो वर्कशीट डिफाइन किया और एक रेंज भी चाहिए जहां पे डेटा डालूंगा मैं, और रेंज हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब एक आईडी लिया क्योंकि हम कुछ कैलकुलेशन करके स्टोर करेंगे ताकि उसको हम कहीं भी यूज कर सके। हालांकि ये अगर ये नहीं लेते तो ये पूरा कोड को मुझे यहां लिखना पड़ता, जिससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको होल्ड कर दिया। ठीक है, अब डिफाइन किया तो हमने वर्कशीट डिफाइन किया। जब भी वर्कशीट रेंज जैसे ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली लोड नहीं होते, वो सेट होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट किया। लेकिन जो डेटा टाइप होता है जैसे लॉन्ग, इंटीजर डेटा टाइप, नंबर, टेक्स्ट वगैरह, वो लोड होते हैं तो उसको सेट करने की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं लिया और यहाँ पे मैंने अपना सीट को सेट किया कि भाई फ्रॉम जो है फॉर्म सीट है, dt जो है डेटा शीट है, और आर को बोला, तो आर को मैंने बोला कि तुम्हारा जो रेंज है ना वो तुम नीचे से ऊपर जाओ, जहां कर्सर रुके वहां से एक ऑफसेट करके एक सेल नीचे आ जाए। मैं नेक्स्ट ब्लैंक रो के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने मैक्स का फॉर्मूला लगा लिया और यहाँ पे जैसे आर है तो वो ये इंटायर कॉलम कर दिया, तो ये पूरी कॉलम को पिक कर लेगा, तो मुझे ये पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने बोला आर डॉट वैल्यू, मतलब जहां पे ब्लैंक था उस पे वैल्यू आईडी डालो, फिर उसकी अगली कॉलम में डेट, फिर टाइम, इसी तरह से आगे करता चलाएगा। फिर यहाँ पे क्लियर किया। और ये चीज याद रखिएगा, मल्टीपल सेल सिलेक्शन जो कंट्रोल के साथ हम करते हैं उसको इसी तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट के साथ साथ हमने कई नई चीज भी सीखी है। ठीक है, अब वेरिएबल्स की बात हुई गई तो एक बार वेरिएबल्स को भी अच्छे से रीड कर लेते हैं। फिर जानते हैं हमें वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है जब हमें अपने डेटा को कहीं पे स्टोर करना होता है। अब स्टोर करने से मतलब ये, जैसे मैंने 10+20 किया, अब 10+20 का रिजल्ट कहां डालेंगे? पूरे कुछ स्टोरेज चाहिए, तो स्टोरेज के दो ऑप्शन है, या तो कोई सेल लेना कि रेंज a1 डॉट वैल्यू, क्या सर, a1 डॉट वैल्यू। पर प्रॉब्लम ये है कि a1 हमेशा फिक्स तो नहीं रहेगा ना, खाली तो हो सकता है डेटा वगैरह हो,
तो A1 को लेके ना के जगह पे हम ABC कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ABC XYZ ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, हम बिना डिफाइन किए भी डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कब होगी? जब टूल्स के अंदर, माइक्रो ऑप्शंस के अंदर ये रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होंगे, ये अनचेक्ड चेक्ड होगा, अनचेक्ड नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी को भेजा, उसके यहाँ ये चेक्ड है, तो फिर ये आपका वेरिएबल वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन कैसे करते हैं? तो डिफाइन करने के लिए लिखते हैं कि डिम कुछ भी दे दीजिए ए एज ए, हम यहाँ पे दे देते हैं लॉन्ग। तो ये क्या है इसको समझिए। डिम मतलब हुआ डायमेंशन, ए आपका वेरिएबल का नाम हुआ, एज के लिए टाइप यूज किया लॉन्ग। लॉन्ग क्या हो गया? कास्ट हो गया, मतलब कि टाइप हो गया। अब कितने तरह के टाइप होते हैं? देखिए ये तो सेम होते हैं, यहाँ पे डिम सब में डालना है, ABCD सबको डालना है, एज सबको डालना है। ये लॉन्ग चेंज होते रहते हैं कि आप उस पर कौन सा डेटा स्टोर करने वाले उसके अकॉर्डिंग। तो कितने तरह के होते हैं? तो देखिए सबसे छोटा होता है डिम बी एज ए बाइट। ये बाइट होता है। बाइट का मतलब ये हुआ कि बी के ऊपर मात्र यहाँ पे जो है 0 से लेके 255 नंबर तक का नंबर ही स्टोर कर सकता है। 0 से लेके 255 तक का नंबर ही स्टोर कर सकता है। ठीक है सर? क्लियर है सर? अब इसके संबंधित मैंने आपको एक बुक भेजा है। बुक के अंदर पेज नंबर 199 को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पूरा का पूरा डेटा ही पता चल जाएगा। उसके बाद अगर हम करते हैं कि डिम BL एज ए बुलेन, बुलेन क्या करता है कि वो अपने ऊपर जस्ट ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर करता है, ट्रू एंड फॉल्स को। फिर डिम I एज ए हम लिया इंटीजर, एज ए इंटीजर। इंटीजर क्या करता है? I के ऊपर -32,000 सम से लेके प्लस 32,000 समथिंग का वो डेटा स्टोर कर सकता है। देन आता है डिम L एज ए लॉन्ग। लॉन्ग जो है विदाउट डेसिमल, ये देखिए इंटीजर डेसिमल नहीं लेगा और लॉन्ग भी डेसिमल नहीं लेता, इसमें थोड़ा सा बड़ा नंबर 11 डिजिट तक का डाल सकते हैं। उसके बाद आता है डिम D एज ए डबल। डबल के अंदर आप जो है बड़ा नंबर और साथ में डेसिमल्स वगैरह भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है डिम DT या DT एज ए डेट। तो डेट एंड टाइम जो है इस पे डाल सकते हो। भाई यहाँ DT इक्वल टू 1 जैन, इस तरह से डालोगे तो उसको टेक्स्ट को ना लेके उसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें? डेट में कन्वर्ट कर देगा। देन डिम S एज ए स्ट्रिंग। किसी तरह के नॉन कैलकुलेटिव नंबर या टेक्स्ट या कुछ भी यहाँ आप डाल सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो टेक्स्ट डाल सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि सर मेरा डेटा कुछ भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं क्या डाल। तो ऐसे केसेस में हम लिखते हैं डिम S एज ए सॉरी डिम V एज ए वेरिएंट। ठीक है, जो हम डिफाइन नहीं करते डायरेक्ट लिख देते वो वेरिएंट ही होता है। तो V के ऊपर जो नंबर टाइप करेंगे उसी हिसाब से वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। अब आप लोगों को दिमाग में होगा तो सर वेरिएंट ही यूज करें, ये बाकी क्यों यूज करें? जब मेरे पास ऑलराउंडर है तो मैं बाकी अलग अलग क्यों रखूं? जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता तो खिलाड़ी इसमें क्या बोलते हैं, हमारे क्रिकेट टीम में सारे का सारे ऑलराउंडर होते ना। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स है, इसके 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है स्टोरेज, दूसरा प्रॉब्लम है कन्वर्जन। स्टोरेज को समझते हैं। देखिए जैसे बाइट आपका 2 बाइट हुआ, 2 बाइट हुआ, इंटीजर 4 बाइट, लॉन्ग आपका 8 बाइट, डबल आपका आई थिंक ये भी 8 बाइट लेता है, DT डेट 4 बाइट लेता है। ऐसे आपका जो वेरिएंट है ना ये 32 बाइट लेता है स्पेस। मतलब कि मैंने डिम V एज ए वेरिएंट लिखा तो सिस्टम के अंदर 32 बाइट्स को कैप्चर कर लिया। अब लोग क्या फर्क पड़ता है सर, बाइट ही तो है, क्या बाइट ही है ना सर? मेरा तो सर 64 GB का रैम है, 3 TB का हार्ड डिस्क है, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क
आपके पीसी को नहीं पड़ता, फर्क उस मैक्रो को पड़ता है। हर एक मैक्रो का एक अपना स्टोरेज कैपेसिटी होता है, फिर फिक्स लेंथ फिक्स होता है, मतलब कि कोई भी मैक्रो 255 केबी से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो छोटे मोटे मैक्रो में फर्क नहीं पड़ेगा, बट बड़े मैक्रो में फर्क पड़ेगा। ये हो गया हमारा डेटा टाइप। अब आता है ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप मतलब जैसे कि मैंने लिया किसी तरह का ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि हमने बोला डिम W एज ए वर्कबुक, तो वर्कबुक हो जाएगा। तो किसी वर्कबुक को सेट करना है तो W इक्वल टू हमने दे दिया एक्टिव वर्कबुक। ये जो भी वर्कबुक की कॉलिंग मेथड है वो यहाँ डाल देंगे। उस तरह से मैं यहाँ कर सकता हूँ कि डिम S एज ए वर्कशीट, अब यहां पे मैं कर दूंगा S इक्वल टू W का सीट 1, समझे? जो भी सीट की कॉलिंग मेथड है वो आप यहां डाल दीजिए, सीट 1। उसी तरह से हम रेंज ले सकते हैं कि डिम R एज ए रेंज, और यहाँ अच्छा सेट, यहाँ पे देखिए गलत किया, यहाँ सेट करना होगा, ध्यान रखिएगा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सेट करना पड़ेगा, सेट इस तरह से, ठीक है? ऐसे ही करेंगे, सेट R इक्वल टू रेंज A1, या फिर W यहाँ पे क्या बोलते हैं S डॉट रेंज। तो क्या हो जाएगा कि जो एक्टिव वर्कबुक है उसके अंदर शीट 1 का रेंज ये ले ले। तो इस तरह से डिफाइन करते ताकि हमें डेटा में कम से कम मुझे टाइप करना। क्लियर है? तो डाउट इसमें सर? ये ऑब्जेक्ट टाइप होगा। इस तरह से और भी लेते हैं, जैसे चार्ट हो गया, पिवट हो गया, ये भी ले सकते हैं, कोई प्रोसीजर हो गया वो भी ले सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने यहां पे डाल दिया कि सेट WS इक्वल टू सीट्स डॉट ऐड, एक प्रोसीजर डाल दिया। अब मैं यहां पे विथ WS यहां पे लिखूंगा डॉट नेम इक्वल टू रोल, क्या होते हैं डेटा डॉट मूव शीट्स डॉट कॉम, सबसे लास्ट पे मूव कर देगा। इस तरह के प्रोसीजर हम यहां डाल सकते हैं, ठीक है? डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू विद रेड, और लास्ट में एंड विथ। और यहाँ पे विथ क्यों इस्तेमाल किए? देखिए विथ इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब एक ही ऑब्जेक्ट पे मुझे कई सारे मेंबर इस्तेमाल करने हो तो विथ के अंदर डाल देंगे तो बार बार उसका मुझे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डेटा टाइप समझ में आया या कुछ दिक्कत भी है? चंदन जी, प्रदीप जी, प्रशांत जी, राहुल जी एंड विजय जी, डेटा टाइप समझ में आ गया? बेनिफिट समझ में आ गया? तो ये डेटा टाइप यूज नहीं करेंगे तो एक छोटा सा कोड काफी लंबा हो जाए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अगला टॉपिक आता है, हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला कैसे डालें। मान लीजिए फॉर्मूला डाला है, मुझे यहां नीचे इसका सम का फॉर्मूला डाला, सम का। तो यहां पे लिखेंगे रेंज A1 डॉट वैल्यू या फॉर्मूला कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर मैं डाल दिया यहां पे इक्वल सम, और सम के अंदर डाला A1, हाँ ऐसे मैं कर देता हूँ से लेके, जिसमें आपको हाँ हाँ सर समझ गया, मेरी गलती मुझे पता चल गई, कर देता हूँ 2 मिनट, ठीक है? अब इसको मैं रन करूंगा तो A7 पे यहाँ डाल जाए, लेकिन मुझे इसको डायनेमिक करना है, मुझे नहीं पता है कि A7 है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो क्या करेंगे इसके लिए सर? तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे कि डिम R एज ए रेंज
फिर करेंगे सेट आर इक्वल टू यहाँ पे रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0। ठीक है, और फिर यहां लिखेंगे आर डॉट वैल्यू। तो ये क्या होगा, एवरी टाइम जो फॉर्मूला लगेगा अब यहां पे लास्ट में लगेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि ए तो फिक्स हो गया ना, इसको कैसे ऑटोमेट करें? क्या सर, इसको तो ऑटोमेट करना पड़ेगा ना। तो इसका स्टार्टिंग तो A1 पता है, बस 6 पता नहीं है। तो R की रो ले लें और इसमें से 1 माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पे सब कर्सर है तो इससे ऊपर वाला होगा क्या। तो यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्केट R डॉट रो -1, R डॉट रो -1 और फिर कॉन्केट करके इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ठीक है, कॉन्केट क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब रन कीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है ना, डबल डबल ब्रैकेट नहीं ना होगा। ठीक है, तो एवरी टाइम देखिए दिख रहा है आपको, जितना रन करेंगे तो आप उसका रेंज बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे लास्ट में नहीं, मुझे यहां बगल में करना कि मेरे पास इस तरह के नंबर्स हैं, मेरे पास इस तरह के नंबर्स है, मुझे लास्ट यहां इफ का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, इफ का फॉर्मूला। इफ का फॉर्मूला कैसे लगेगा, ध्यान दीजिए, अभी इसी रिलेटेड आपको टेस्ट देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं दूंगा रेंज B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू, यहां फॉर्मूला लिखूंगा कि इफ A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन यहां पे 500, अदरवाइज 0। ब्रैकेट क्लोज किया, इन्वर्टर कोमा को क्लोज किया। अब मैं रन करूंगा तो फॉर्मूला यहां डल जाएगा। B2 पे डाला, मुझे B1 पे डालना है। ठीक है, तो मैं इसको रन करूंगा तो देखेंगे यहां पे डल जाएगा, डल गया। अब मुझे इसको नीचे तक ड्रैग करना, तो कैसे ड्रैग करें, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं जाऊं रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा, ए यहां ऊपर जाएगा ए 65,000 पे, यहां से कंट्रोल अप का एरो प्रेस करेगा और फिर ऑफसेट क्या करेगा, इसकी अगली कॉलम में आ जाएगा, सबसे लास्ट। अब मुझे यहां से ऊपर इसको सिलेक्ट करना। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा रेंज, एक्टिव सेल मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है और एक्टिव सेल डॉट एंड क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक्सलेस अप, में एंडिंग पोजीशन है, और डॉट हम सिलेक्ट करें। अब यहां पे डेटा डालने का हम यहां लिख सकते हैं फिल सिलेक्शन डॉट फिल डाउन, सॉरी सिलेक्शन होगा, गलती हो गई, सिलेक्शन। ठीक है, तो अब इसको रन कीजिए, ये देखिए आ गया डेटा, फॉर्मूला डाल दिया ना सर। अब इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, कॉपी पेस्ट, कि पहले B1 पे डालेंगे, फिर हम रेंज B1 को करेंगे कॉपी। क्या करेंगे, कॉपी। उसके बाद यहां आया, यहां सही है। अब यहां पे जो हमने डाला इसमें मुझे ऑफसेट डालना पड़ेगा, क्योंकि यहां मुझे पेस्ट तो नीचे तक करना है, इतना एरिया करना है ना सर। तो यहां क्या डालेंगे, ऑफसेट करके एक रो नीचे आना पड़ेगा ना, 1,0। उसके बाद एक फिल डाउन के जगह पे हम डालेंगे एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, क्योंकि पेस्ट जो है वो सीट का मेंबर है, ना कि रेंज का मेंबर है। तो ये भी आपका देखे कॉपी पेस्ट कर दे। अब आप फिल डाउन मतलब कि कंट्रोल D वाला कोड इस्तेमाल करें या इस्तेमाल।
अब यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ओके और पेंडिंग देना है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूँ ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ओके लिखूंगा तो फिर फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। देखिए क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ओके नाम का क्या खोजने लगा, रेफरेंस खोजने लगा, इसको इन्वर्टेड फॉर्म में देना होगा ना, क्या सर? पर प्रॉब्लम ये, हाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ इन्वर्टर कॉमा यहाँ दूंगा तो VBA समझेगा कि यहाँ से इन्वर्टर कॉमा ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, और ये इसको एरर मान ले। देखिए मान लिया एरर, तो क्या करें, तो इसके लिए आपको डबल इन्वर्टर कॉमा देना पड़े। अगर फॉर्मूले में कुछ पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डबल इन्वर्टर कॉमा देने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो यहां डबल दीजिएगा तो VBA को रीड करके यहां सिंगल पे टाइप करें। कोई कंफ्यूजन? तो आज हमने कई सारे टॉपिक पे डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात किया रेंज मेथड कि आखिर रेंज मेथड क्या है। देन हमने डिस्कस किया सिलेक्शन कि हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा डायनेमिकली। उसके बाद हमने यहाँ पे आपके सामने बात किया कि किसी एक सेल के ऊपर हम टाइप कैसे करेंगे। देन हमने एक फॉर्म सीट फॉर्म का प्रोजेक्ट डिस्कस किया, डेटा टाइप को डिस्कस किया, और साथ में मैंने डिस्कस किया कि कैसे किसी सेल पे हम फॉर्मूला लगाएं, राइट। अब आपको हम दो प्रोजेक्ट दे रहे हैं जो अभी बैठ के आपको करना है। पहला प्रोजेक्ट क्या है, ये जो मैंने सीट फॉर्म वाला जो कोड आपको दिया था वो एक फाइल के अंदर एक सीट से दूसरे सीट के ऊपर डेटा ट्रांसफर करता है ना सर। अभी जो मैंने आपको जो दिया था कोड बना के, यही करता है ना सर। एक मिनट मैं कोड वापस स्क्रीन पर लाता हूं। ये जो कोड है यही करता है काम। अब मान लीजिए कि जो मेरा एक सीट फॉर्म है वो अलग फाइल पे है और डेटा फॉर्म कुछ अलग फाइल पे। मान लीजिए फॉर्म मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है और डेटा शीट जो है वो पड़ा हुआ है अलग अलग फाइलों में डी ड्राइव के। तो अब आपको इस कोड को मॉडिफाई करना है ताकि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो मेरा डेटा मैंने जो डेस्कटॉप पे जो फॉर्म फाइल है उस फॉर्म फाइल पे जब क्लिक करूं तो डी ड्राइव में पड़ा हुआ डेटा फाइल के अंदर डेटा ट्रांसफर हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? प्रदीप जी, प्रशांत जी, आप लोगों को समझ में आया? ये काम की चीजें है ना सर। जैसे कि मान लीजिए कभी कोई डेटा एंट्री करवाना हो, जैसे कि मैंने इसका काम किया था ऑफिस में क्या होता था कि मुझे हर दिन अपने टीम से एक अपडेट लेनी होती थी। अपडेट में 15-20 कॉलम थे, वो मुझे भेजते थे डेली बेसिस में उनका अपडेट देना, एक रिपोर्ट का टाइप का। अब प्रॉब्लम क्या था कि मुझे पर डे करीब मेरे पास तकरीबन 90 स्टाफ थे, तो 90 फाइल आते थे। फिर उस 90 फाइल का डेटा को एक साथ कंसोलिडेट करना। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, ये शायद आपके अंदर भी होगा कि मान लीजिए कुछ लोगों से अगर कुछ डेटा मंगाते हैं तो सारे सेम फॉर्मेट में नहीं भेजते, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके भेजते हैं, क्या सर? यस सर। तो ऐसे केसेस में मैंने क्या किया, एक शेयर ड्राइव में हमारी डेटा वाली फाइल आ और एक फॉर्म बना के हमने सारे को भेज दिया कि भैया इस फॉर्म में डेटा पे फिल करो और सबमिट करो, और उस शेयर ड्राइव का एक्सेस सबके पास था। ठीक है, तो जैसे वो बटन पे फॉर्म भर के सबमिट पे क्लिक करता था, वो डेटा एक के नीचे मेरे जो डेटाबेस था, जो मैं शेयर ड्राइव के अंदर जो डेटा फाइल डाला हुआ था उसमें डेटा एज ए डेटा इस तरह से स्टोर हो जाता। तो मेरा काम क्या, उसमें हमने काफी सारे वैलिडेशन लगा रखे थे। अभी तो इसमें वैलिडेशन नहीं लगाया ना कि भाई इसमें आईडी नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, फलाना नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या इस तरह की बहुत सारे हमने वैलिडेशन लगा रखी थी, जिस कारण से डेटा एकदम वैलिडेट आ रहा था। मतलब कि 98% तक एक्यूरेसी आता था। 100 लोगों ने फाइल भेजा तो 1-2 लोगों की फाइल में भी थोड़ी सी कोई मिस्टेक होती थी। ठीक है ना, उससे मेरा काम, मेरा जो शाम में मुझे निकलते 8 बज जाते थे और मैं कभी कैब नहीं ले पाता था, क्योंकि कैब 6:30 बजे निकलती थी। कंपनी को हमेशा मुझे अलग से टैक्सी करके देना होता हर मोस्टली द टाइम।
समझे? सर ये टीम से हो जाएगा जब सर सर, अगर किसी ने टीम्स में सेव किया है फिर हो जाएगा सर? नहीं नहीं, एक ड्राइव, एक फोल्डर होना चाहिए जिस फोल्डर का एक्सेस सबके पास होना चाहिए। टीम्स में अगर फोल्डर बनाते हैं ना हम चैनल में जाके, नहीं 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 नहीं, नहीं आपका उस जो आपका जो फोल्डर है ना उसको सारा एक कर दीजिएगा, एक करना होगा हाँ एक पाथ से कनेक्टेड होता है ना, वो ओपन कैसे करते हैं फिर? कनेक्टेड होता है। तो पाथ डालना होगा। पहले मैनुअल बनाइए ना, एक विद इन फाइल बनाइए, और जो आपने फाइल का पाथ जो डालेंगे ना, वो पाथ को और किसी और पाथ से रिप्लेस कर दीजिएगा। चरणबद्ध तरीके से चलते हैं, एक ही बार आप सोच लीजिएगा कि कैसे होगा। मैं सर पूछ रहा था सर, अभी तो नहीं हो पाएगा, मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा था। हो जाएगा। अगर एक ही फाइल पे दो, एक ही ड्राइव के अंदर दो अलग अलग फाइलों में अगर भेज दे रहा है तो दो अलग अलग पीसी पे भी भेज देगा, बस वो पीसी आपस में कनेक्ट होना चाहिए नेटवर्क ड्राइव के थ्रू। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। और दूसरा, हमने आपको एक इफ कंडीशन टेस्ट भेजा है, उसके अंदर आपको फॉर्मूले लगाने हैं वीवीए की मदद से। वीवीए का अभी जो मैंने फॉर्मूला कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट से लगा। ठीक है सर? तो 2 प्रोजेक्ट है, करके भेजिए। उसके बाद हम कल जो है रेंज फॉर्मेटिंग से अपनी क्लास को शुरू करेंगे, रेंज फॉर्मेटिंग। और कल एक और प्रोजेक्ट पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।